नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में दोस्तों हम करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं पिछले वीक से। खेल से दोस्तों इस बार 8 क्वेश्चन हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 4 क्वेश्चन हैं। स्थान से बात करें तो स्थान से 4 है। पुरस्कार से भी 4 क्वेश्चन हैं। बुक्स की बात करें तो बुक्स से 2 क्वेश्चन हैं। डिफेंस से 3 क्वेश्चन हैं। योजना से इस बार 2 क्वेश्चन हैं और लास्ट में विविध से 8 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? 35 क्वेश्चन हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे हम खेल के क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं आज के खेल का। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड या कर्नाटक। राइट आंसर आपको टिक करना है। उसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन के साथ में इसका आंसर देखेंगे। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन सी राइट होगा आपका, झारखंड ने। अब बात करें दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के आयोजन की, तो इसका जो फाइनल मैच खेला गया था वो MCA स्टेडियम कहाँ पड़ता है? ये पुणे में पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और झारखंड ने किसको हराया है? हरियाणा को 69 रन से हराया है। और झारखंड ये ट्रॉफी जीतने वाली पहली खिताब है इसका, कह सकते हैं हम। झारखंड का ये पहला खिताब है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार झारखंड ने जीता है। किसको हरा करके? हरियाणा को। इसके अलावा बात करें दोस्तों कुछ घरेलू ट्रॉफियों की बारे में क्रिकेट से संबंधित, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, विजय हजारे ट्रॉफी और मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भारत के कुछ घरेलू टूर्नामेंट है। किसके? क्रिकेट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। BWF तो किसने जीता है बताइए? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा ए, एन से यंग। बात करें इसके दोस्तों आयोजन की, तो हांगझाऊ चाइना में इसका आयोजन किया गया था। और एन से यंग जो दक्षिणी कोरियाई खिलाड़ी है, उन्होंने फाइनल में किसको हराया है? वांग जी यी, जो चाइना से, उसको हरा करके इनका ये 11वां सिंगल्स खिताब है अब तक का। किसके नाम में हो गया है ये? एन से यंग का ये 11वां खिताब है, जो कि BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब अपने नाम किया है। किसको हरा करके? चाइना की खिलाड़ी है ये, वांग जी जी को हरा करके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट 2025 का खिताब किसने जीता है? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान? अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट 2025 का खिताब किसने जीता है बताइए? पाकिस्तान ने। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका इसमें राइट, पाकिस्तान। आयोजन की बात करें तो दुबई में इसका आयोजन किया गया था और पाकिस्तान ने भारत को हराकर दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत की बात करें दोस्तों तो भारत अब तक 7 बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है, और जबकि एक बार संयुक्त रूप से 2012 में ये विजेता रहा था पाकिस्तान के साथ में ही। ठीक है, तो पाकिस्तान का वैसे पहली बार ही है, लेकिन 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये टाई हो गया था। इस वजह से दोनों को संयुक्त रूप से इसके विजेता घोषित किए गए थे। तो 2012 में भारत एक बार संयुक्त रूप से विजेता, और टोटल बात की जाए तो भारत 7 बार एशिया कप जीत चुका है। ठीक है, इस बार भारत फाइनल में हार गया था। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में फीफा इंटरकॉन्टिनेंट कप 2025 का खिताब किसने जीता है? फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है बताइए? ऑप्शन सी राइट होगा आपका, पेरिस सेंट जर्मन ने। आयोजन की बात करें तो अहमद बिन अली स्टेडियम कतर में इसका आयोजन किया गया था, और संस्करण ये दूसरा है। फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन ने फ्लेमिंगो, ये ब्राज़ील की टीम है, उसको हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का विजेता कौन है? पेरिस सेंट जर्मन। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में SAFF महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला वर्ल्ड क्लब कौन सा है?
SAFF महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला भारत का अपना जो पहला महिला क्लब है वो कौन सा है बताइए। ऑप्शन सी राइट होगा, ईस्ट बंगाल FC। आयोजन की बात की जाए तो काठमांडू नेपाल की जो राजधानी वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें ईस्ट बंगाल FC ने नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल के खिलाफ 3-0 से जीत के साथ पहले SAFF यानी कि दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला क्लब चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया, ठीक है। और ये महिला क्लब चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली टीम भी बन गई है, कौन सी, ईस्ट बंगाल FC। क्लियर है। आयोजन कहाँ हुआ था, काठमांडू नेपाल में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में T20 में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला खिलाड़ी कौन बनी है। T20 में 4000 रन पूरे करने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर कौन बनी है। समीरा अट्टापट्टू, स्मृति मंधाना, सूजी बेट्स या फिर हरमनप्रीत कौर। तो कौन बनी है बताइए। ऑप्शन बी राइट होगा आपका, स्मृति मंधाना। भारत की ओपनर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और ये ऐसा करने वाली एशिया की पहली खिलाड़ी बनी है, ठीक है, स्मृति मंधाना। ओवरऑल की बात की जाए 4000 रन पूरे करने वाली तो ये न्यूजीलैंड की जो है सूजी बेट्स, इन्होंने सबसे पहले 4000 रन पूरे किए थे। और बात करें हम एशिया की तो एशिया की कौन हो गई है, स्मृति मंधाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरमनप्रीत कौर की बात की जाए तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। और सूजी बेट्स जो हैं वो विश्व की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने 4000 रन पूरे किए थे T20 में। कहाँ से हैं ये, न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताइए कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। ए ऑप्शन राइट होगा। आयोजन वही हांगकांग चाइना में किया गया था। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सेमीफाइनल में चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हार का सामना करना पड़ा। इस वजह से इनको कांस्य पदक यानी कि ब्रोंज मेडल से ही संतुष्ट होना पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IGU 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है। संदीप गुप्ता, सुखमन सिंह, हरमन सचदेवा या फिर हर्ष अरोड़ा। तो कौन जीता है बताइए 124वीं एमेच्योर गोल्फ। तो बी है सुखमन सिंह। आयोजन कोलकाता भारत में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल में उन्होंने हरमन सचदेवा को हराया। किसको हराया, हरमन सचदेवा को। बात करें दोस्तों IGU यानी कि भारतीय गोल्फ संघ है और ये एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया की शुरुआत की बात करें तो 1892 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह विश्व का सबसे पुराना 100 किया मैच प्ले गोल्फ टूर्नामेंट है, ठीक है। किसने जीता है, सुखमन सिंह ने जीता है। किसको हरा करके, हरमन सचदेवा को हरा करके जीता है। आयोजन की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चंस की। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है। पहला सवाल देखेंगे इसका। हाल ही में कोल इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। कोल इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है, अंकित मिश्रा, तन्वी अरोड़ा, मनोज कुमार झा या फिर बी साईराम जी। तो किसे किया गया है बताइए। ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा इसमें, ऑप्शन डी राइट होगा। बी साईराम जी को कोल इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले बात करें दोस्तों बी साईराम जी की तो इन्होंने इससे पहले नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और अब इनको कोल इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स रिसर्च यानी कि NCAER का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स रिसर्च का महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है बताइए। ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा ए सुरेश गोयल जी को। सुरेश गोयल जी को NCAER का अध्यक्ष यानी कि महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। पूनम गुप्ता के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। पिछला अनुभव की बात करें तो ये नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट
NHIT के MD और CEO भी रह चुके हैं और निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का इनके पास अनुभव है। ठीक है, NCAER यानी कि बात करें हम नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक्स रिसर्च की, तो यह सबसे पुराना और सबसे बड़ा आर्थिक थिंक टैंक है जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में श्री राम सुतार जी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? श्री राम सुतार जी, ऑप्शन है गायक, वैज्ञानिक या मूर्तिकार या फिर वास्तुकार। क्या थे ये जिनका भी हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो किससे संबंधित थे ये? ऑप्शन सी राइट होगा, मूर्तिकार थे। ठीक है, प्रमुख कार्य की बात करें दोस्तों इनकी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा जो संसद परिसर में लगी हुई है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो कि दादर में लगी हुई है। ठीक है, इनका जो मूर्तिकार थे ये कौन थे? श्री राम सुतार जी थे, और इनको भारत सरकार ने 1999 में पद्मश्री और 2016 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, कलात्मक शैली की बात की जाए तो उनकी कला में शास्त्रीय सौंदर्य और आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम था, जिससे उन्होंने भारतीय सार्वजनिक कला को नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। ठीक है, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मेहर कैस्टिलियानो का निधन हो गया है, उनका संबंध किस उपलब्धि से था? मेहर कैस्टिलियानो का निधन हुआ है, वो देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, देश की पहली महिला न्यायाधीश, देश की पहली महिला मिस इंडिया और देश की पहली इंजीनियर। तो कौन थी मेहर कैस्टिलियानो? कौन थी बताइए? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, देश की पहली मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया थी। ठीक है, पहली फेमिना मिस इंडिया। 1964 में यह खिताब जीतकर उन्होंने भारतीय पेजेंट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा और मिस यूनिवर्स और मिस यूनाइटेड नेशंस में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया था। ठीक है, 1973 में इन्होंने पत्रकारिता में शुरू किया अपना कैरियर। उसके बाद उन्होंने फैशन, लाइफस्टाइल और सौंदर्य पर भी लिखा काफ़ी, जिससे फैशन को भारत में एक प्रतिष्ठित पेशा बनाने में मदद मिली थी। ठीक है, तो मेहर कैस्टिलियानो जो है उनका भी हाल ही में निधन हुआ है, वो भारत की पहली फेमिना मिस इंडिया थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्थान से संबंधित क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे प्रमुख स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की। पहला सवाल देखते हैं, इसके भी 4 क्वेश्चन हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी, गुवाहाटी, इम्फाल या फिर अयोध्या? गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने, तो ये कहाँ पड़ता है? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, गुवाहाटी, असम में। ठीक है, असम का ये एयरपोर्ट है गुवाहाटी में, इसका जो नया टर्मिनल बना है उसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया। ठीक है, किस डिजाइन पर ये, इसके डिजाइन की थीम की बात करें तो बैम्बू आर्किड्स, यानी कि असम की जैव विविधता से इसको प्रभावित माना जाता है, इस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन को। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एयरपोर्ट परिसर के बाहर असम के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे कौन थे? गोपीनाथ बोरदोलोई, उनकी 80 फीट ऊंची प्रतिमा का भी इन्होंने अनावरण किया है। ठीक है, कहाँ किया है? गुवाहाटी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आगे देखेंगे, हाल ही में राज्य PSC अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राष्ट्र के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था, वो कहाँ किया गया? दिल्ली, पटना, हैदराबाद या फिर चेन्नई? तो कहाँ किया गया बताइए? ऑप्शन इसमें राइट कौन सा होगा आपका? ऑप्शन सी राइट होगा, हैदराबाद में किया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसमें मुख्य अतिथि थी। और आयोजक की बात की जाए तो तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद, तेलंगाना में। विषय क्या था? सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही होना, समयबद्धता और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ठीक है, तो ये PSC अध्यक्षों की जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था ये हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? संस्करण कौन सा था?
47 नंबर का संस्करण था अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 का। कहाँ किया गया था बताइए? ऑप्शन आपका बी राइट होगा, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, आयोजक की बात की जाए तो पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और विषय का की बात करें तो विकसित भारत @2047 विरासत के साथ विकास इस बार का विषय था। मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी साहब इसके मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल हुए थे। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में सिलिसेट झील को रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? सिलिसेट झील तो पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन हैं। सिलिसेट झील को अभी रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है ये? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो अलवर जिला पड़ता है राजस्थान, एनसीआर का। और वहाँ पर जो ये झील है सिलिसेट झील, इसको रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है। बात करें दोस्तों इस झील के निर्माण की, तो इसका निर्माण मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 में पेयजल आपूर्ति के लिए किया था। ठीक है, और अभी इसको रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है। राजस्थान के 5 रामसर स्थल हैं, कौन कौन से देख लेते? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील, खींचन, मेनार और अभी ये सिलिसेट, यानी कि 5 जो राजस्थान के रामसर स्थल हैं ये देख सकते हैं आप। केवलादेव, सांबर झील, खींचन, मेनार और सिलिसेट झील। अभी जो सिलिसेट झील है इसको रामसर स्थित रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन स्थान के कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस की। पहला सवाल देखेंगे आज के पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया किस देश का है बताइए? ऑप्शन बी, इथोपिया के। अभी मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर थे, ओमान, इथोपिया और जॉर्डन की। तो इथोपिया जो है उन्होंने अपना जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया है। इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद अली। उन्होंने अपने देश के सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है, क्या नाम है? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को भारत ओमान संबंधों को मजबूत करने, उनके नेतृत्व और प्रयासों के सम्मान में ओमान के सुल्तान कौन है? हैतम बिन तारिक के द्वारा भी ऑर्डर ऑफ ओमान, ये प्रथम श्रेणी का सम्मानित पुरस्कार है। ओमान सरकार ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टोटल बात की जाए नरेंद्र मोदी जी को तो 29वां सर्वोच्च विदेशी राजकीय सम्मान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। ठीक है, 3 देशों की यात्रा पर थे अभी, ओमान, इथोपिया और जॉर्डन की पे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 का किसे मिला है बताइए? ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका सी, ओस्मान डेम्बेले। ओस्मान डेम्बेले। ठीक है, आयोजन की बात की जाए तो दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था और फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर ओस्मान डेम्बेले को मिला, जो कि फ्रांस से हैं और PSG क्लब से खेलते हैं। इसके अलावा बात करें फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर की तो किसे मिला है? आइतना बोनमती को, भी स्पेन से हैं और ये बार्सिलोना क्लब से भी खेलती हैं। इनको लगातार तीसरी बार आइतना बोनमती है, इनको लगातार फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। लगातार तीसरी बार ये इनको पुरस्कार मिला है। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में 2025 टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली असक्षम कलाकार कौन बनी है? 2025 में टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली असक्षम कलाकार कौन बनी है बताइए? ऑप्शन डी, नैना कालू। नैना कालू हैं, ब्रिटिश कलाकार हैं ये नैना कालू। उनको 2025 का पुरस्कार मिला है। ये कौन सा? टर्नर पुरस्कार। वह अपनी मूर्तियों और ड्राइंग के लिए जानी जाती है।
देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाती है, इनको ये पुरस्कार मिला है। और टर्नर पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो इसकी शुरुआत 1984 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह यूके का सबसे हाई प्रोफाइल कला पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत 25,000 पाउंड राशि प्रदान की जाती है। तो ये जो है ब्रिटिश कलाकार ननैना कालू हैं और ये असक्षम हैं शारीरिक रूप से। इनको अभी 2025 का टर्नर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे मिला है बताइए। ऑप्शन आपका राइट होगा सी, हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? असम के CM साहब हैं। कहाँ से हैं ये? असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को SIES यानी कि दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें पिछले साल की यानी कि 2024 की, तो ये किसे मिला था? अभी वर्तमान में जो भारत के विदेश मंत्री हैं श्री S जयशंकर जी, इनको दिया गया था। और यह पुरस्कार का जो उद्देश्य देने का वो सार्वजनिक नेतृत्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामुदायिक नेतृत्व और सामाजिक विचारों के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को जो है दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा दिया जाता है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे, बुक्स के क्वेश्चन हैं तो देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा को लॉन्च किया है? सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन या फिर हरभजन सिंह? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? शिखर धवन, भारत के ओपनर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, गब्बर के नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा है शिखर धवन जी की। और इसका जो प्रकाशक है वो हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर इंडिया द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ने उनके कैरियर और फैसलों को कैसे आकार दिया है। यह किताब द वन ग्रुप और शिखर धवन फाउंडेशन के सिद्धांतों और कार्यों को भी दर्शाती है। ठीक है, तो द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन हुआ है? तो ये इसके लेखक कौन है बताना है आपको। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड कौन है? मोहर बसु। प्रकाशक वही हार्पर कॉलिन्स पब्लिश इंडिया द्वारा किया गया है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड सलमान खान की सिनेमा यात्रा और उनके प्रतिष्ठित किरदारों, यादगार संवादों, सुपरहिट गीतों और बॉक्स ऑफिस पर छाप छोड़ने वाली फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत इसको किया गया है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? मोहर बसु जी। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन। डिफेंस से 3 क्वेश्चन इस बार। पहला सवाल देखते हैं डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन का। हाल ही में भारतीय सेना के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में कौन सा हमलावर हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है? तो 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में एक हमलावर हेलीकॉप्टर वो शामिल किया गया है। कौन सा है बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा होगा? ऑप्शन बी राइट होगा आपका, AH-64E अपाचे। ठीक है, भारतीय सेना को दिसंबर 2025 को बोइंग से 3 SH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का अंतिम बैच प्राप्त हुआ है, जिसमें 6 हेलीकॉप्टर्स का उसका अनुबंधित बेड़ा पूरा हो गया है। ठीक है, तो भारतीय जो सेना है 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन उसमें ये शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभियांद्र 2025 नामक संयुक्त हवाई अभ्यास किया गया है? जापान, इजरायल, अमेरिका या फिर
रूस द्वारा। तो किस देश के बीच होता है अभियंतर 2025 का बात करें तो ये भारत और रूस के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, शामिल विमान की बात की जाए तो सुखोवी S-30 MKI तेजस है, एक IL-78 है, ये शायद रसिया का है, और Mi-17 हेलीकॉप्टर ये इसमें शामिल थे और भारत और रूस के बीच ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। ठीक है, द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है, आपसी समझ विकसित करना है और एयरोस्पेस तालमेल को मजबूत करना है, ये इसके पीछे इनका उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में दूसरा डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है। दूसरे नंबर का संस्करण डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात, कतर, श्रीलंका या फिर जापान, बताइए। ए, संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है साइक्लोन। आयोजन की बात करें तो अबू धाबी में 18 से 30 दिसंबर तक ये चलने वाला है, 30 दिसंबर को इसकी समाप्ति होगी। और उद्देश्य की बात करें तो शहरी वातावरण में संयुक्त प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग और आपसी समझ व तालमेल को बढ़ाना है। ठीक है, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ये डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास है जो अबू धाबी में किया जा रहा है, 18 से 30 दिसंबर तक ये चलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, योजना से संबंधित क्वेश्चन। पहला सवाल देखते हैं आज के योजना का। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं। ओमान, रूस, अर्जेंटीना या फिर सऊदी अरब। तो किस देश के बीच ये अनुबंधन हुआ है कृषि के क्षेत्र में, तो सी ऑप्शन है अर्जेंटीना। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR और अर्जेंटीना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी INTA के बीच 2025 से 27 तक की कार्य योजना वर्क प्लान पर हस्ताक्षर हुए हैं। कृषि से संबंधित नए अनुसंधान किए जाएंगे। तो इसमें भारत और अर्जेंटीना दोनों ने 2 साल के लिए ये अनुबंधन किया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में इको टूरिज्म स्थानों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की गई है। कर्नाटक, राजस्थान, मेघालय या फिर बिहार में। तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, बताइए। ऑप्शन सी, मेघालय सरकार द्वारा ये इको टूरिज्म स्थानों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की गई है। ठीक है, क्या उद्देश्य है, राज्य के संवेदनशील पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक कचरे को कम करना और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना। कोई भी पर्यटक मेघालय में पर्यटन स्थल पर घूमने जाता है तो उसके 100 रुपये डिपॉजिट के रूप में जमा करवाए जाते हैं कि जो वो प्लास्टिक का जो भी बोतल वगैरह प्लास्टिक का जो सामान लेके ऊपर जा रहा है, घूमने के लिए कहीं भी जा रहा है, वो जब रिटर्न में आएगा तो वो प्लास्टिक का जो कचरा है, वेस्ट है, वो वहाँ जमा करवाएगा। उसके बाद अपने जो 100 रुपये है वो रिटर्न में ले लेगा। ठीक है, तो अच्छा योजना चलाई है मेघालय सरकार द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है आज के अपने करंट अफेयर्स की क्लास का, विविध से संबंधित क्वेश्चन। इसमें 8 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल देखते हैं विविध से संबंधित। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीर कोटा को 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। 25%, 40%, 20% या फिर 50%। तो ये जो अग्निवीर हैं उनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल में पहले 10% का कोटा था, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 50% कर दिया है। ठीक है, जो पहला बैच अग्निवीर का उनको 5 साल की छूट मिलेगी और अन्य जो बैच होंगे उसको 3 साल की छूट, ऊपरी सीमा में छूट इनको मिलने वाली है अग्निवीरों को। ठीक है, बात यहाँ पर BSF की हुई है तो BSF का स्थापना की बात कर लेते हैं। तो 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना की गई थी और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक है कौन है, प्रवीण कुमार जी वर्तमान में BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। ठीक है, तो 50% तो कर दिया है अभी इनको। आगे देखते हैं, हाल ही में कैबिनेट द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी गई है। VBG रामजी, जी राम जी, अटल बिहारी रोजगार योजना, चौधरी चरण सिंह रोजगार योजना। तो जो मनरेगा है उसका अभी नाम परिवर्तन कर दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा इसका साइन भी हो गए हैं। तो इसका अभी नया नाम जो होगा वो क्या होगा, बताइए। VBG
राम जी, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, जो रोजगार है 100 दिन का मिलता था उसको बढ़ाकर अब 125 दिन का कर दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको याद रखना है। नाम परिवर्तन हुआ है इसका, क्या रख दिया है, VBG राम जी इसका नया नाम हो गया है। किसका, मनरेगा का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल समिट में किस प्रसिद्ध औषधीय पौधे पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी WHO ग्लोबल समिट था, उसके उपलक्ष्य में एक औषधीय पौधा है उस पर डाक टिकट जारी किया है। वो कौन सा पौधा है बताइए। ऑप्शन सी राइट होगा, अश्वगंधा। अश्वगंधा है, उसके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका आयोजित किया गया था। अब बात करें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, WHO वैश्विक पारंपरिक का जो WHO ग्लोबल समिट है उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रसिद्ध औषधीय पौधे का नाम क्या है, अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी की है। ठीक है, तो अश्वगंधा याद रखना है, अश्वगंधा पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक डाक टिकट जारी की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 लॉन्च किया है बताइए। ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका ए, इसरो ने। यह कार्यक्रम प्रमुख विश्वविद्यालय और शोध संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है और इसरो के आगामी मिशनों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4, गगनयान, शुक्र ऑर्बिटर और मानव चंद्रमा मिशन जैसे प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। यहाँ बात करें इसरो की तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का हेडक्वार्टर पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गूगल पे ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, PNB बैंक या फिर HDFC बैंक। तो गूगल पे ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, वो किस बैंक की हेल्प से किया है। ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, एक्सिस बैंक के साथ में। ठीक है, और गूगल ने दुनिया का पहला क्रेडिट कार्ड जो है वो भारत में लॉन्च किया है। ठीक है, पहला क्रेडिट कार्ड गूगल ने लॉन्च किया है वो भारतीय बैंक एक्सिस बैंक जो है उसके साथ साझेदारी में किया है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है ये भी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को ब्राजील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता सौंपी गई है। इटली, भारत, रूस और दक्षिणी अफ्रीका। तो ब्राजील द्वारा जो ब्रिक्स 2026 का आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, भारत में। ठीक है, इसकी मेजबानी भारत को सौंप दी गई है। अभी 2025 का जो ब्रिक्स हुआ था वो कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था। अब जो नेक्स्ट जो 2026 में होगा वो कहाँ होगा, भारत में होगा। ठीक है, दिसंबर 2025 में औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है, जिसमें 2026 ब्रिक्स का नेतृत्व भारत संभालने वाला है। ठीक है, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की थी लेकिन पाकिस्तान को ये जो इसकी अध्यक्षता करने का, नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, तो 2026 का जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, भारत में होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में AI मॉडल्स को अपनाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन बना है। AI मॉडल्स जो है आज का जो ज़माना है वो AI मॉडल्स पे ही चल रहा है और इसको दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना है वो कौन सा बना है, अपना देश बना है, भारत। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। भारत लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपनाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा और एक्टिव बाजार बन गया है। इसकी जानकारी किसने दी है, बैंक ऑफ अमेरिका, बोफा जो है उसने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देश में ChatGPT, जेमिनी और परप्लेक्सिटी जैसे AI ऐप पर मासिक जो एक्टिव यूजर्स हैं और डेली एक्टिव यूजर्स हैं उसकी संख्या दुनिया में सबसे अधिक कहाँ है, भारत में है। ठीक है, तो AI मॉडल्स को अपनाने के मामले में दुनिया का सबसे जो बड़ा बाजार बना है वो अपना देश भारत बना है। क्लियर, अंतिम सवाल देखते हैं आज का। पोंडुरु खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है
बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। पोंडुरु खादी है, ये किस राज्य से संबंधित है बताइए। ऑप्शन इसमें आपका बी राइट होगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है श्रीकाकुलम, वहाँ का एक गांव है पोंडुरु गांव। वहाँ की जो ये खादी है वो काफ़ी फेमस है और इसको अभी जीआई टैग मिला है। क्या विशेषता है जान लेते हैं। यह स्थानीय रूप से उगाए गए कपास, जो कि पहाड़ी कपास और पुनासा कपास है, उससे बनता है ये, जिसकी कटाई और बुनाई पूरी तरह से किससे होती है, हाथ से होती है, जिसमें वालुगा मछली के जबड़े की हड्डी से सफाई और गांधी चरखे का उपयोग होता है, जिससे ये बेहद महीन बन जाता है। ठीक है, काफ़ी रोजगार के अवसर मिलेंगे। अभी इसको जीआई टैग मिला है तो पोंडुरु खादी को। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आंध्र प्रदेश का एक गांव है श्रीकाकुलम जिले का, उसको जो खादी है वहाँ की, उसको जीआई टैग दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।